Hi everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and I study in 11th grade. तो आज के जो लेक्चर नंबर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 3 होगा हमारे नए चैप्टर का जिसका कि नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि मैं कॉन्सेप्ट्स तो नहीं बता रहा पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिछला लेक्चर में मैं बस 2 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाया ड्यू टू मतलब टेक्निकल इशू हो गया था, है ना। मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद अचानक ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, है ना, वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से ही स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमने पिछले लेक्चर में किए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट, लॉज ऑफ मोशन। ये 13 क्वेश्चन, यस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13। A man has fallen into a ditch of width d, and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in the figure. Show that the force assumed equal for the both friends. The force exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth. तो अभी मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ बिकॉज मेरे को डायग्राम भी बीच में दिया हुआ। डायग्राम कुछ इस तरह से है। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको थोड़ा रफ बना रहा हूँ, थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ कि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम टाइप चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से उसके दो दोस्त उसको इक्वल फोर्स लगा के खींच रहे हैं, एफ एंड एफ। मैंने इसको अज्यूम किया है, ठीक है। और मेरे को इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कुछ इस हिसाब से केस होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से केस होगा, और जो मैन है उसका हमारे को मास नहीं दिया तो उसको हम अपने हिसाब से अज्यूम कर लेंगे यहाँ। और ये जो एच, हाइट एच, और ये मान लो वो मैन है। मैं इसको ब्लॉक बनाया ताकि मैं इसको इजीली सोल्व कर पाऊँ, ऑफ मास एम, ठीक है। इसको हम थीटा अज्यूम करेंगे, और ऑफ कोर्स ये भी थीटा ही होगा बिकॉज़ फोर्सेस आर सेम, ठीक है। और हमारे को क्या बोला हुआ है, और हाइट एच है, ठीक है। और विड्थ कितनी है, ये डी। अब हम इसका यूज करके एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। काफी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल मैकेनिक्स का यूज किया हुआ है इसमें। वो कैसे, आई देखो। सबसे पहले यहाँ लगेगा mg, ठीक है। अब mg को बैलेंस कौन कर रहा है, हाइट h पर मैं बात कर रहा हूँ। mg को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर फोर्स f है, ठीक है। तो या फिर फोर्स f भी मैं क्यों बोलूँ, मैं इसको टेंशन t बोल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लगेगा जो भी मैं मान लेता हूँ, बिकॉज अगर यहाँ पर f है तो यहाँ पर भी f लगेगा, बिकॉज रोप इज लाइट, ठीक है, मासलेस है पूरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2f cos थीटा। 2 क्यों है यहाँ पर, बिकॉज एक इसका कंपोनेंट एक इसका, और दोनों सेम है, 2 टाइम्स f cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि mg इज इक्वल टू 2f cos थीटा। और अब cos थीटा की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो जो कि काफी ज्यादा आसान है यहाँ पर। वो कैसे, मेरे पास हाइट h चाहिए, बिल्कुल है, और मेरे को अब ये भी मेरे को फाइंड आउट, मतलब यहाँ पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगल मेरे को यहाँ मिल रहा है, ट्रायंगल कैसा मिल रहा है दिखाता हूँ। इस तरह से मेरे को ये d/2 की लेंथ है ना, बिकॉज वो पूरी d है तो ये d/2 होगी। ये एंगल थीटा मेरे को फाइंड आउट करना है, एंड ये हाइट है h, ठीक है। इतनी सी बात है। और ये आपको पता है कितना होगा वैल्यू, ये चल जाएगी वैल्यू कुछ हाँ, और ये 90 डिग्री है, ये याद रखने की बात है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, अब ये आएगी अंडर रूट में h² प्लस d²/4। अंडर रूट में कुछ ये वैल्यू आ रही होगी, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, यस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, h, बिकॉज ये थीटा है, इसके लिए बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये, तो h अपॉन अंडर रूट में h² प्लस d²/4 कुछ ऐसे आ रही होगी। तो यहाँ से f की वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, कितनी आ रही होगी, mg इंटू अंडर रूट में h² प्लस d²/4 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। f की कुछ इतनी वैल्यू आ रही होगी, और अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि mg इंटू ये वैल्यू, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी मैं अभी करके रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके, तो सॉरी एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 13 था।
क्वेश्चन नंबर था 12। मैंने ड्यू टू सम मिस्टेक मैंने यहाँ पर बोल सकते हो कि मैंने एरर कर दिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, इसका एक आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इतनी सी स्पेस में हो जाना चाहिए, ठीक है। एन एलिवेटर शोन इन फिगर, ठीक है, एक एलिवेटर है, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, elevator shown in figure is descending with an acceleration of 2 meters per second, यानी कि यहाँ पर descending का मतलब है कि नीचे को जा रही है, ठीक है, with 2 meters per second square. The mass of block is 0.5 kg. Block A, block A कौन सा, ये वाला, इसका मास है 0.5 kg, ठीक है, and ठीक है 0.5 kg. What force is exerted by block A on block B? तो ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा। अब ये जो फोर्स है वो कुछ भी नहीं है, इसके द्वारा लगाया गया नीचे को नेट वेट बोल सकते हो, नेट वेट बोल सकते हो, यस नेट वेट है ना, जो कि बराबर होगा इसके द्वारा बी के द्वारा अप्लाई किया ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन के, यानी कि आप कुछ भी फाइंड आउट कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पर नेट वेट ही फाइंड करूंगा बिकॉज वही है कि यहाँ पर मेथड निकलेगा, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अगर नीचे को जा रही है, सिंपल सी बात है, स्यूडो फोर्स से भी निकाल सकते हो, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो। फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, जो जी इफेक्टिव होगा ना, यानी कि ये जो ब्लॉक होगा ये वाला जिसका मास है, इसको कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील हो रही होगी इस लिफ्ट के अंदर, वो बन जाएगी, अगर मैं 10 मान के चलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो जी इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी 10 - 2 व्हिच इज 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ओके। एंड ऑफ कोर्स अब फोर्स कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, F exerted is nothing but the value of 0.5 into 8, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ रही होगी, आई थिंक 4 आ रही है ना, 4 न्यूटन्स, ठीक है, 4 न्यूटन्स आ रही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। F मतलब exerted on B, ठीक है, फोर्स exerted on B की वैल्यू आ रही होगी 4 न्यूटन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, एक बार चेक कर लूँ कि यहाँ पर सारा कुछ आ भी रहा है। वेट अ मिनट। ओके, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। नंबर 4, और जैसे हाँ एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने अभी किया था, यहाँ फर्स्ट टाइम काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कि वो वी वाले मेथड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि 1 होता है टेंशन के द्वारा, जो कि F डॉट V F डॉट S A पता नहीं क्या क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है। पर वो ये चीज जो है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0, वो यूज होती है, पर वो किस में होती है, वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मेनली वेलोसिटी में यूज होती है, ठीक है। वो काफी लंबा मेथड बन जाएगा कि वर्क डन बाय उसका 0 हो गया, निकलेगा फिर भी घुमा फिरा के यही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका वही था जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का भी कराया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब पेंडुलम, ठीक है, इसमें भी फिगर नहीं, a pendulum bob of mass 50 gram is suspended from ceiling of an elevator, ठीक है। Find a tension in the string if, यानी ऐसा है कि एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक पेंडुलम हमने चिपका दिया है और इसका मास कितना है, मास ये 50 ग्राम, जिसको कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.05 kg, ठीक है, ये होगा इसका मास इस बॉब का, ठीक है। is suspended from an elevator, ठीक है, यानी कि एक एलिवेटर है। पार्ट ए, अच्छा, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, माय को स्प्रिंग में टेंशन ही फाइंड आउट करनी है अलग-अलग केसेस में। पार्ट ए goes up with an acceleration of 1.2 meters per second, यानी कि ऊपर की तरफ उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 1.2 meters per
सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नीचे की तरफ फ्रैक्शन में g तो लगेगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जो इसका वेट लगेगा, बिकॉज़ टेंशन इसको बैलेंस आउट करेगा इसके वेट को। टेंशन इज इक्वल्स टू, मैं सीधा टेंशन की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, तो ये बन जाएगी ऊपर को जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ फ्रैक्शन में g इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि 10 + 1.2 टाइम्स ये कितना है 5/10 g, ठीक है, ये वैल्यू आ रही होगी इसकी, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, है ना। पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, goes up with an deceleration of 1.2 meters per second square, ठीक है, goes up with an deceleration of 1.2 meters per second square, ठीक है, यानी कि 1.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से ये अब जो है ना इसकी डायरेक्शन, हाँ पहले मैं एक चीज में फाइंड आउट करूँ, पहले मैं इसको फाइंड आउट करूँ, बिकॉज़ यहाँ से कुछ आपको चीज पता चलेगी, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। और तो ये बन जाएगा 11.2, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0.06 मीटर, इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब जो पार्ट बी है उसमें बोला जा रहा है goes up with an deceleration of 1.2 meters per second, ऊपर को जा रही है पर एक्सेलरेशन नीचे को है। अब इसका मतलब क्या है कि स्पीड डाउन हो रही है, तो यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू किधर को लेंगे, नीचे को ही लेंगे इस केस में, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही नीचे को है, हमारे को उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाए नीचे जाए, हमारे को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी तो मिलेगी बस, ठीक है। ऊपर को जा रही है, डिसेलेरेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे को लगेगी, ये सिंपल सी बात है, यानी कि ये बन जाएगा t = 10 - 1.2 into 5/100 is equals to ये बन जाएगा जहाँ तक मेरे को, हाँ मेरे को क्या लगता है 8.5, यानी कि 8/, हाँ ठीक है, जितनी वैल्यू आ रही होगी यू कैन सॉल्व, ठीक है। इसी तरह पार्ट सी, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू कम आएगी उससे, ठीक है, यहाँ इस सारी वैल्यू से इसकी वैल्यू कम आएगी बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे हो गया, यानी कि कुछ ऐसा केस है कि एलिवेटर ऊपर को जा रही है पर स्लो हो गई, ठीक है, ये वाला केस बनेगा इसमें। अब इसके बाद हाँ वो पार्ट सी गोज अप विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, टेंशन उतना ही होगा जितना लगना चाहिए, यानी कि 0.5 न्यूटन्स, ठीक है, 0.5 न्यूटन्स, ठीक है, उतना ही लगना चाहिए। अब वेट अ मिनट, मे बी मेरे से यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, बिकॉज यहाँ पे इतना नहीं आना चाहिए, कैन नीचे को ये इतना, इसको लेट्स थोड़ा 11.2 था ना, हाँ वैल्यू कुछ अलग आई होगी, ठीक है, इसको अब भी ना माने, ठीक है, कुछ इतनी वैल्यू आ रही है, यू कैन फर्दर सॉल्व इट, ठीक है। अब 0.5 न्यूटन आ रहा होगा कि सी में बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उतना ही लगेगा, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट डी ना, पार्ट डी goes down with an acceleration of 1.2 meters per second, अब goes down with an acceleration of 1.2 meters per second, तो यानी कि यही वाला केस बन गया, इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और आपको बात बताता हूँ, इस चीज को आप एक्चुअल रियल लाइफ में फील भी कर सकते हो ना, माना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो, और बीच में थोड़ा सा कांसेप्ट बताऊंगा कि जैसा ये वाला केस था कि ऊपर को जा रही है बट डिसेलेरेशन हो रही है, यानी कि स्पीड रुक रही है, यानी कि, और इसको रियल लाइफ में फील कर सकते हो, अगर आप किसी एलिवेटर में हो, जब वो ऊपर जाकर रुकने लगेगी ना, आपको उस केस में थोड़ा सा आपको लाइट वेट फील होगा, उसका कारण क्या है, उसमें ज्यादा केस ही लग रहा है और कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन नीचे हो लग रही है, यानी कि वेट आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेट को कुछ नहीं, फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय मास, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मास, और मास तो चलो कांस्टेंट चीज है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यस क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, तो इसमें मैं पूरा बोर्ड रेज करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है,
a person is standing on a waiting machine placed on the floor of an elevator. ठीक है, moves with a uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. ठीक है, the maximum and minimum weight recorded are. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. यानी कि एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक वेइंग मशीन है, उसके ऊपर एक कोई इंसान खड़ा था. ठीक है, कोई वेइंग मशीन है, उसके ऊपर इंसान खड़ा था. ठीक है, उसका मास कितना है, मास नहीं दिया होगा. ठीक है, द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन. ठीक है, ऊपर जा रही है. और हाँ, एक्चुअली इसमें केसेस वाइज आपको बता देता हूँ. अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन एन फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर. एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन. ठीक है, moves with uniform velocity for a while. यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलना स्टार्ट कर दिया इसने. मान लो ऑब्वियसली अब रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेशन आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर जब रुकेगी तो डिसेलरेशन आएगा नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन क्रिएट होगा. ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी बताई जा रही है. ठीक है, एंड फाइनली डिसेलरेट्स टू स्टॉप. वही बात होगी. द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kgs एंड 60 kgs. यानी कि इस वेइंग मशीन से मैं बोल सकता हूँ कि वेट मैक्स, इसी वेइंग मशीन से वेट मिन. ठीक है, कितना आ रहा होगा. अब यार केजीज में है, मैं इसको ऑब्वियसली न्यूटन्स में कन्वर्ट करूंगा अपनी इजीनेस के लिए. ठीक है, मैक्सिमम आया है 720 न्यूटन. मिनिमम कितना आया है 600 न्यूटन है ना, 600 न्यूटन्स. ठीक है, ये कुछ मेरे को वैल्यूज उन्होंने दी हुई है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट की. अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन आर सेम. ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर को जाएगा नीचे को जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा. एक ही एलिवेटर है, एक ही मोटर काम कर रही है ना. फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन. ये मास m, यानी कि वेट यानी कि mg आपको फाइंड कर देना है. ठीक है, इतनी सी बात है. एंड पार्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये ए, इसका मोड फाइंड करेंगे. ठीक है, ये दो पार्ट हो सकते हैं. ठीक है, इसको सोल्व करते हैं. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं. तो मैक्सिमम वेट यानी कि जब कब आया होगा, जब ये एक्सेलरेट ऊपर कर रही होगी. ठीक है, तो यानी कि 720. ठीक है, 720 इज नथिंग बट लेट्स सपोज कि इसका मास m है. नीचे को तो ऑब्वियसली ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे वही होगी. ठीक है, 720 जो कि मैक्सिमम वेट है इज इक्वल्स टू m इनटू g प्लस a. ठीक है, और इसी तरह 600 इज इक्वल्स टू m g माइनस a, है ना, g माइनस a. ठीक है, ये एक बात आ गई. ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे. अब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको खोल दो. mg प्लस ma, mg माइनस ma. अब मैं बोलूँगा इनको ऐड कर दो. जब ऐड करोगे m में से ma कैंसिल हो गया. लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो यहाँ पर आ गया 2mg इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करोगे तो आएगा 13. ठीक है, 1320 यहाँ पर आंसर आ रहा होगा. तो यहाँ पर g की वैल्यू ऐसी रहेगा अभी 20, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और ये जब यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये एक बार फिर देख लेता हूँ. तो ये आ गया 66 पे. फाइन, एंड ये 66 पे. तो यानी कि फ्रॉम हेयर m इज इक्वल्स टू 66 kg. और अगर वेट पूछा है आप इसको मल्टीप्लाइड में g कर दो, 66 g आपका आंसर आ रहा होगा. ठीक है, और अब हमारे को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया इक्वेशन 1 में, या फिर इक्वेशन 2 में डाल दो. इजी वैल्यू कर दो, या 600. तो 600 from here 600 is equals to मास. इसकी वैल्यू मैं आपको मिल ना, इसकी वैल्यू में g की वैल्यू 10 डाल के मैं ये वाली वैल्यू निकाल ली. ठीक है, 660 माइनस 66 से इस टूडल है जो इसको इधर ले आओ. फ्रॉम हियर यू कैन से कि 66a इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 60 ऑब्वियसली,
फ्रॉम हियर ये 10 पे गया, ये 11 पे। फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात की मैंने, डायरेक्शन तो जो ऊपर नीचे होती रहेगी, कितनी आ रही होगी 10/11 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, उससे पहले मैं एक बारी पानी पी लूं, लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है, till then you can operate। ओके, तो अभी 20 मिनट हो गए और हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए ना। नहीं 4 नहीं, 12 13 12 13 14 यस 4 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ मतलब थोड़े से क्वेश्चन बीच में ऐसे भी आएंगे जो कि रिपीटिव होंगे, मैं रिपीटेटिव क्वेश्चंस को मैं मिस कर दूंगा। रिपीटिव यानी कि एक से ज्यादा वाला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है। ठीक है, वो तो चलो एक उसकी उसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हम उसको मैं मिस करूंगा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या ये देखते हैं। फाइंड द रीडिंग्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। ये फिगर है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये का बनाता हूं। ठीक है जिस एंड ये ऊपर को जा रही है, एलिवेटर है ना, g/10 से ऊपर जा रही है, ऑब्वियस नीचे को g लगेगा ही, है ना। ठीक है, फाइन। द ट्रू वेट। ठीक है, अच्छा नहीं वो पिछला क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है, एक फिगर आपको मैं बना के दिखा दूंगा। ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। ठीक है, द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ g/10, यानी कि आप इसको 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो, है ना। इसको 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बोला जा सकता है। ठीक है, तो पुली, इफ द पुली एंड द स्प्रिंग आर लाइट, ठीक है, एंड द पुली स्मूथ। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब यहाँ पे छोटी सी आपको बात बताता हूँ, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है ना, वो सिंपली मास ही मेजर करेगा। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस मास मेजर करता है, टेंशन नहीं। ठीक है, मास मेजर करेगा। ओके फाइन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर को जा रहा है, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन, जी इफेक्टिव बोल सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, जी इफेक्टिव कितना होगा, g + g/10, g + g/10 यानी कि 11g/10। यस 11g/10। ठीक है, ये g इफेक्टिव आ गया, यानी कि अब ये एक सिंपल अब एनएलएम का क्वेश्चन बन चुका है। सिंपल एक एनएलएम का क्वेश्चन बन चुका है। और अब मैं अपने यहाँ पर एक भागना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये जो ये स्प्रिंग बैलेंस है ना, चलो इसको बेसिक से सोल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक यानी कि सिंपल फिजिक्स का यूज करके इक्वेशन बना के सोल्व करूंगा इसको। ये सिंपल एक एनएलएम का क्वेश्चन बन चुका है। ये मान लो स्प्रिंग मेजर ऊपर को जा रहा है और ये इस वैल्यू को मेजर करेगा, इसको भाई इस पोजीशन में जो फोर्स हो रहा है उसको ये मेजर करेगा, और वो क्या होगा, लेट्स सपोज 2t। उसका कारण क्या है, बिकॉज पुलीज आर स्मूथ। ठीक है, यानी कि ये जो 1.5 kg है ना, इसके ऊपर भी t लगेगा। ये 3 kg वाला जो है इसके ऊपर भी t लगेगा, बिकॉज पुलीज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एक इक्वेशन क्यों बनानी है, बिकॉज मेरे पास एक फिजिक्स का यूज कर रहा हूँ मैं, सिंपल एनएलएम का यूज कर रहा हूँ, कोई हमारे को ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन बनाऊंगा बस।
वो कौन सी होगी? लेट्स सपोज ये नीचे को ए से जा रही है, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। अब आप बोलोगे एक इक्वेशन से कैसे होगा? एक्सेलरेशन भी तो चाहिए आपको, एक और इक्वेशन बनानी चाहिए जिसमें कि आप लिखोगे t माइनस 15 इज इक्वल टू 1.5a, है ना? पर इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब बेनिफिट ऑब्वियसली है, बेसिक्स तो यही है, पर मैं एक और थोड़ा सा आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है? मे भी आपको पता भी होगी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका पता क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका पता क्या है? ठीक है, वो तरीका ये है कि आप कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली नेट फोर्स अपॉन मास, टोटल मास, ठीक है? यानी कि और हाँ सॉरी यहाँ मैं छोटी मिस्टेक कर दी, 30 नहीं आएगा, 30 यानी कि mg हो गया, हमारे को g इफेक्टिव इनटू 3 करना चाहिए, यानी कि आ जाएगा कुछ 33 अपॉन 10 है ना, 33 अपॉन 10 कुछ इतना आ रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा? ये फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप सेम ये काम करो, 33 अपॉन 10 माइनस ऑब्वियसली 1.5 तो ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू जी को 11 बाय 10 की तरह लिख लिया, और ये बन गया 33 अपॉन 20, ठीक है? ये आ रही होगी। और अगर मैं आगे इसको देखूँ तो टोटल मास कितना हो गया? 4.5। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आती होगी? ठीक है, इसको जब डब्बे में यानी कि थोड़ा सा लग गया ये कैसी आ रही होगी? 33 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 45 इनटू 10, ये 2 पे गया है ना, ठीक है? बाकी मैं इसको पूरा सोल्व तो करूँगा नहीं, ये 5 ना नहीं सॉरी 5 कैसे आएगा? तो उससे कैंसिल होगा, ठीक आएगा 33 अपॉन 9, ठीक है? ये वैल्यू आई, इसको आगे मैं भी सोल्व नहीं करता हूँ बिकॉज मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे वैल्यू आएगी आगे दिखा, ठीक है? 33 इज इक्वल्स टू 33 अपॉन 10, ठीक है? 33 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा t उधर चला गया माइनस 3a। अब इसको मैं 3 इंटू 33 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू टेंशन, इज इक्वल्स टू टेंशन, फ्रॉम हियर टेंशन इज इक्वल्स टू, इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये 30 ये 1, ठीक है? बस अब इसको ऐसे सोल्व करते हैं भाई, 33 अपॉन 10 इसको 30 एलसीएम ले लिया है, ठीक है? ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 99 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 33, तो ये आ रही होगी 66 डिवाइडेड बाय 30 न्यूटन, ये टेंशन की वैल्यू आ रही होगी। और ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन है, अब आप कई लोग ऐसा कर सकते हैं कि बोलेंगे कि ये टेंशन है, यही एक्चुअली वो है, क्या है? यानी कि 2.2 न्यूटन। कई लोग बोलेंगे यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है? और हाँ देखा जाए ये भी आप बोल सकते हो कि दिस इज आवर आंसर, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है, ठीक है? अब हाँ एक और यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको बाई चांस अगर पेपर में आपको भूल जाए कि आपको स्प्रिंग बैलेंस आपको दिया होगा, ठीक है ना? हाँ सो स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है? स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, यहाँ पर न्यूटन में आंसर देना है, केजीस में। न्यूटन यानी कि वेट, ठीक है? और केजीस यानी कि मास। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो इन विच केस अगर आपको एमसीक्यू, जैसा मेरे को यहाँ पीछे ऑप्शंस दिए थे, पीछे दिए थे आंसर, है ना? अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ क्वेश्चन नंबर 60, तो यस यहाँ पर हमारे को किसी में दिया हुआ है आंसर, ठीक है? किस में दिया हुआ हमारे को यहाँ पर आंसर? सिंपल हमारी केजीस में, ठीक है? तो आप इसको केजीस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? मल्टीप्लाई वगैरह में, ठीक है? बाकी कैलकुलेटिव एरर भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? मैं ऐसी गारंटी नहीं ले रहा बिकॉज मैं काफी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना? ठीक है? तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। और हाँ यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर गया, ठीक है? आंसर आएगा 2t आएगा,
यानी कि जितना आ रहा था हमारे पास आंसर, चलो जितना भी आ रहा था उसको 2t आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि इसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। 2t हमारे पास आंसर आ रहा होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अ ब्लॉक ऑफ 2 kg is suspended from ceiling through a massless spring of spring constant K which is 100 Newton per meter. What is the elongation of spring if another mass is added to the block? What will be further elongation? ठीक है। a block of mass 2 kg, एक सीलिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K which is 100 न्यूटन पर मीटर एंड दिस इज 2 kg, ठीक है। अब ये 2 kg अब बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पर जो भी है चलो इक्विलिब्रियम पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे को पूछा गया है क्वेश्चन में, ये देखते हैं व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इफ द spring if another block of mass 1 kg is added, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 kg हो गया। हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैंने ऐड किया 3 kg वाला, तो वो कुछ ऐसे क्या होगा, ठीक है। 1 kg यहाँ पर ऐड कर दिया, 3 kg यहाँ पर इस पोजीशन पे कुछ ऐसे आया हो, ठीक है। अब मेरे को ये डेल्टा x को फाइंड करना है और x की जो वैल्यू है, ठीक है, और ये जो x डैश है ये मैं इजीली इक्विलिब्रियम का यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। मींस ये x डैश सॉरी ये है पूरा, ठीक है। आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले x इज नथिंग बट 20/k जो कि है 100, ठीक है। बेसिक यहाँ पर उसका यूज करता हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ मैं, बेसिक यहाँ पर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस का यूज करता हूँ। x dash is nothing but 30/100 which is equal to 0.3 meter, और delta x which is our answer which is delta which is x dash minus x which is 0.5 meter, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, फाइन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। Suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meters per second. Find elongation. ये आपका होमवर्क है। उसका कारण क्या है, जैसे कि मैंने इस बार नीचे की डायरेक्शन को g माना, वैसे अब यहाँ पर कितना मान लोगे 2 + g यानी कि 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आप मान लोगे। उसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे इलोंगेशंस का, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन नंबर 18। वो सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कांसेप्ट मिक्सिंग हुई है, कांसेप्ट्स की यहाँ पर मिक्सिंग हुई है, और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर वैसा क्वेश्चन नहीं बना। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। The force of buoyancy exerted by the atmosphere on the balloon is B, ठीक है, in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acting on the direction of velocity is proportional to it, ठीक है। तो मतलब पहले एक और डायग्राम देखना, एक बैलून है इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। मास इसका यानी कि उसके बाद इतना मास है, उसने जितना मास टांगा हुआ है ऑफ मास, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट या शुरू से रीड करता हूँ डायग्राम के साथ, ठीक है। The force of buoyancy exerted by the atmosphere on the balloon is B. Buoyancy का force actually ऊपर को लगता है, ये B force actually, ठीक है। Okay, in the upward direction and remains constant, यानी constant रहेगा ये throughout the time. In the upward direction and remains constant. The force of air resistance on balloon acts
opposite to the direction of velocity and is proportional to it, यानी कि जिस velocity से ऊपर let's suppose v से जाएगा obviously f जो उसका आप बोल सकते हो air resistance f resistance वो proportional to velocity होता है, जो कि हमारे को पता है, ये एक रियलिटी है, ठीक है। f is equal to 6 pi nrv, जो कि n को ईटा भी बोला जाता है, ठीक है। फ्लूइड्स में पढ़ेंगे सारा कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो सिंपल से लॉज है यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के। नीचे की डायरेक्शन में f रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, जो कि ऊपर जहां पर भी होगी मतलब, ठीक है। ये मैंने एक तरह का वही दिखाया है, यानी कि अगर वेलोसिटी नीचे हुई तो यानी कि ये फोर्स रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद द बैलून कैरीज अ मास m and is found to fall down near the earth's surface, यानी कि यहाँ पर उल्टा केस हो गया, वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, f जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ओके, it is found that it falls down near the earth's surface and with the constant velocity v से गिर रहा है, ठीक है, with the constant velocity v, how much mass should be removed from balloon so that it may rise with velocity v, इसी वेलोसिटी से इसको हमें ऊपर को राइज करवाना है, तो कितना मास इससे हटवाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। यानी कि केस 2 में हमें कितने पूछा जा रहा है, बैलून सेम है, कितना यहाँ पर m हो जाए कि ऊपर की डायरेक्शन में v वेलोसिटी जाना स्टार्ट करते हैं, और भाई उनसे तो ऊपर की डायरेक्शन में लग ही रही है, ठीक है। और यानी कि f रेजिस्टेंस नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करो, सिंपल सी बात है, एक काम करना है बस, इक्वेशन बनाओ मोशन की, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। यानी कि ये mg माइनस स्मॉल mg, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, इसलिए ये वैल्यू इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। mg माइनस b माइनस f रेजिस्टेंस fr लिख दिया, fr इज इक्वल्स टू अब ये नीचे की डायरेक्शन में इसकी क्या एक्सेलरेशन वगैरह होगी, है ना, वो सारा कुछ उसकी हमारे को जरा बोल सकते हैं। अभी लेट्स सपोज एक्सेलरेशन a मान लो, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा इसकी चिंता किए बिना एक्सेलरेशन मान लो a मान, ठीक है। ओके, तो या फिर इसको a नहीं मान सकते, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अब नेट एक्सेलरेशन लग रही होगी, जो कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, f रेजिस्टेंस सॉरी g माइनस f रेजिस्टेंस अपॉन m, ये एक्सेलरेशन लगी होगी वैसे इन रियलिटी, बट लेट्स सपोज अभी a बोल दिया, ठीक है, अभी क्या बोल दिया a, ठीक है। और हाँ, ये बैक m इसके नीचे होगा, m इसके नीचे होगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इस यानी कि इस बात का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस केस में इसको ये भी वैल्यू लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, बट अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज अभी आपको पता चलेगा मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ। तो आगे मैं इसको इसके ऊपर ना हो तो b प्लस ये रेजिस्टेंस कहाँ लगा b माइनस mg प्लस mg, ठीक है, mg प्लस mg, बिकॉज वो माइनस में था, ये पूरी वैल्यू, ये पॉजिटिव बन, ये नेगेटिव, माइनस f रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू m माइनस m इंटू a, कुछ भी हो a का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ma माइनस स्मॉल ma माइनस स्मॉल m। हमें भी कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, ठीक है, जैसे ही f रेजिस्टेंस जैसी कुछ टर्म्स हैं जो कि मेरे को यहाँ पर परेशान कर रही है, उनको मेरे को यहाँ पर मेरे को उनको क्या करना है, खत्म करना है। कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, b की वैल्यू आपके पास है, आपको मेनली इस वैल्यू को आपको कैंसिल आउट करने की आपको बात है, इस वैल्यू को, और आपको ये तो फाइंड करना है। मैं इसको माइनस कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चंस को माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। तो अब यानी कि मैंने इसी टर्म को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसमें प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा -2b प्लस 2mg, ठीक है, प्लस 2mg, ठीक है, नो प्रॉब्लम, माइनस mg, ठीक है। एफ रेजिस्टेंस तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, एफ रेजिस्टेंस एंड एफ रेजिस्टेंस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल आउट हो गए, एम ए, और ए की वैल्यू जो है ना आपको पता है, ए की वैल्यू हमारे को वैसे तो पता है, ठीक है, पर चलो इसको आगे भी सोल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू यहाँ पे दी थी हमारे को, तो हाँ यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज मिस की है। उन्होंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब पता है क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का सिंपल सा इतना मतलब है कि आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू जीरो हुई, एम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर ये तो होएगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती, ये क्या होगी, जीरो होगी। उसका कारण क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में कांस्टेंट वेलोसिटी का जो केस है ना, उसमें ये इक्वेशंस लग सकती हैं, पर यहाँ पे कंडीशन पता क्या है, ये वैल्यू आपको जीरो करनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको जीरो करनी पड़ेगी। इसको मैं जैसे ही जीरो किया, ठीक है, अब उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, बिकॉज एक वेरिएबल है और बाकी सारी हमारे को पता है, एक इक्वेशन है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम हियर आई कैन से 2mg is equals to mg plus 2b, ओके। फाइंड क्या करना था हमारे को, ये स्मॉल m, तो उसको उधर ही लेके जाना चाहिए, -2b is equals to mg। फ्रॉम हियर लेट्स सपोज मैं 2 कॉमन ले लिया, तो m2 into mg minus b होल डिवाइडेड बाय g, ये स्मॉल m की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। ये था हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू इतनी आ रही होगी, ठीक है। बाकी अगर वैल्यूज वगैरह आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाए, आप पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, जो कि ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है ना। बस क्वेश्चन में जो पीछे जो आंसर दिया उसमें इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, जी को यानी कि डिवाइड कर दिया, है ना, तो वही चीज है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज डन। अब किया जाएगा क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखा जाए हमने आई थिंक 9 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए, ठीक है, 9 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। वैसे इसके अगला जो चैप्टर है वो फ्रिक्शन है, जो कि ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड है ना, उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, बिकॉज फ्रिक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फ्रिक्शन के ऊपर तो दबा के सवाल आ सकते हैं, जिस मर्जी डायरेक्शन से सवाल आ सकते हैं। फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है, हर चैप्टर में फ्रिक्शन को मिक्स किया जा सकता है, और उसमें मिक्स करने के लिए उनको बस इतनी सी कंडीशन चाहिए कि वो आपको बोले कि म्यू की वैल्यू दे दे, बस इतनी सी बात है। यहाँ से अगर वो फ्रिक्शन भी दे देना तो भी कई से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, लोग फ्रिक्शन को देख के लोग डर जाते हैं, ठीक है। वो ये हर चैप्टर के साथ मिक्स हो सकता है, ये इस टॉपिक की खासियत है, किसकी, फ्रिक्शन की। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी एक ऐसा चैप्टर है ना, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, एनएलएम मोशन, ठीक है, काइनेमेटिक्स इसको बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, जिसमें कि हमारे पास कोई कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। रोटेशन को मैं नहीं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर है ना, ये मैं 4 जितने भी चैप्टर लिखे हैं, ये ऐसे चैप्टर है ना जो आपका बेस डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो वेक्टर्स वगैरह जो मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाता है, जो कि आपको आना ही चाहिए। ये 4 चैप्टर ना पूरी +1 +2, ठीक है, जेई नीट जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो ना, यहाँ तक कि हायर लेवल फिजिक्स में भी ना, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये किसी भी टॉपिक के साथ मिक्स हो सकते हैं। इनमें ये खासियत है, किसी भी टॉपिक, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से लेकर हर चीज में ना, मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ी हो, मतलब क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, या फिर उसके ऊपर वाले भी, तो आपको पता होगा वर्क पावर एनर्जी में जो भी हम सिंपल बर्टन वगैरह के फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो भी इसमें कभी यूज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे फंडामेंटल टॉपिक्स है आपके पास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20।
an empty plastic box of mass m is found to be accelerate up at a rate of g by 6. empty plastic box, ठीक है, of mass m is found to accelerate up at the rate of g by 6. यानी कि g इफेक्टिव ही है. चलो g इफेक्टिव नहीं, सॉरी, ये ऊपर की डायरेक्शन में इस g से जा रहे हैं, ठीक है. ओके, when placed deep inside water, यानी कि वाटर के अंदर है. आपको पता होगा बुयांसी फोर्स क्या होती है, ठीक है. अगर नहीं भी पता इसमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. वो हम फ्लूइड्स में करेंगे. फ्लूइड्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है. प्लेस इनसाइड वाटर, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इन बॉक्स द बॉक्स सो दैट अ बॉक्स में एक्सेलरेट डाउनवर्ड. क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि हाउ मच सैंड, क्वेश्चन में बोला गया है ये जो एम्प्टी है, बिल्कुल ये भी बक्सा है जिसका मास स्मॉल m है, ये एम्प्टी है. ये ऊपर जा रहा है g/6 से, वाटर के अंदर है. बोला जा रहा है हाउ मच सैंड शुड बी पुटेड इन दिस बॉक्स व्हाटएवर, ठीक है, सो दैट इट गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/6. यानी कि c वाला केस बन रहा है, बस इससे कुछ नहीं है. m प्लस कैपिटल M, जो कि हमें ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, वो नीचे जाएगा g/6 से, ठीक है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं. सबसे पहले ये F ऊपर को लगेगा जो कि बुयांसी फोर्स है. अगर आपको इतना पता है ना, ऊपर एक F बुयांसी लगता है, छोटा सा या फिर बड़ा सा, जैसा मर्जी, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वो F लगता है, तो आप इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना. ये तो F रहेगा. और आपको ये एक और बता देता हूँ. अब कई लोग बोलेंगे मैंने F डैश नहीं दिया, तो एक छोटा सा ना एक रूल आता है, ये आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि ये F बुयांसी है ना, ये मास पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, डेंसिटीज पर डिपेंड करेगा. आसपास की डेंसिटी किसकी, वाटर की डेंसिटी, ठीक है. ये F है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, कि रो व्हिच इज ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम व्हिच इज ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय g, या फिर g फैक्टर. ये फॉर्मूला है जिसमें मास की कोई वैल्यू नहीं है और एक कंटेनर था, यानी कि वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आ रहा होगा. F बुयांसी की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है F बुयांसी की वैल्यू. अब यहाँ इक्वेशन को मोशन लगाएंगे, ठीक है. तो यहाँ नीचे mg लग रहा होगा, स्मॉल mg, यहाँ पर लग रहा होगा m प्लस mg, ठीक है. तो सबसे पहले इसके लिए जो कि होगा F माइनस mg इज इक्वल टू mg बाय 6. तो यहाँ पर लगेगा mg प्लस कैपिटल mg, ठीक है, माइनस f, जो कि इसको भी हम कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है. और ये वो भी आएगा इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद, ठीक है, इज इक्वल टू mg बाय 6 प्लस mg बाय 6, बिकॉज g की वैल्यू मैंने तो दी हुई थी, इस एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जा रहा था, ठीक है. अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस इसको ऐड करने वाला हूँ. ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. ये कैंसिल आउट हो गया. mg इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पर सबसे पहले ये लिखो mg बाय 6 प्लस स्मॉल mg बाय 3, ठीक है. फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल m, ठीक है. जिसको कि अगर मैं एक बार ये चेक करना चाहता हूँ मैं एक चीज, कि क्या मेरे पास और टाइम है कि मैं एक और क्वेश्चन करा पाऊँ, उस हिसाब से डिसाइड करूँगा, ठीक है. तो एक काम करता हूँ, इसको पूरा सोल्व कर सकता हूँ. हमने आज के लेक्चर में हमने 9 क्वेश्चन सोल्व किए, बाकी क्वेश्चन कल से स्टार्ट करें, अगले लेक्चर से बाकी क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसको एक और सोल्व कर सकते हैं. ये इधर आएगा, ये अलग केस बन जाएगा, ठीक है. और ये मल्टीप्लाई एक बार हो गया, तो फिर 2 फिर 3 आ गया, ठीक है. जी ऑब्वियसली कैंसिल कर दो आप, तो यार तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, 2 3 6 माइनस, यानी कि 5m बाय 2 इज नथिंग बट योर स्मॉल m, ठीक है. ये आपके पास आ रहा होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है. तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि 9 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, ठीक है, जो कि गुड है. हम अगर एक लेक्चर में कितना टाइम हुआ अभी
अगर हम एक लेक्चर में 40 to 50 मिनट्स का लेकर अगर 9 to 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं विच इज गुड, ठीक है, यानी कि अब अगर आप इसका एवरेज निकालो, ठीक है, अगर इसका एवरेज निकालो, अगर मैं 10 क्वेश्चन लगा के चलूँ और 60 मिनट, ठीक है, 1/6 ऑफ एन आवर, ठीक है, यानी कि हम ऑन एन एवरेज 10 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सो 10 मिनट नहीं, 6 मिनट में हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, विच इज गुड, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। मेन बात ये है कि यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली खुद सोल्व करूँ, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहा हूँ, मैं चेयर पे बैठ गया, ठीक है, मैंने तो सोल्व करना स्टार्ट किया, जो 9 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर 50 मिनट्स में आपको सोल्व करके दिखाए हैं, 45-50 मिनट्स में, ये गिनती के मैं बोल सकता हूँ 50 मिनट्स में सोल्व हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज 50 मिनट में ये सोल्व हो सकते थे, ठीक है, इतने कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।